वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस। तो भाई आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ 6 सेमेस्टर की बीए प्रोग्राम की पॉलिटिकल साइंस। भाई आप लोगों की बुक का नाम है अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन, हिंदी में बोले तो भाई वैश्वीकरण की समझ। भाई इस सब्जेक्ट की मैं ऑलरेडी जो है आप लोगों को फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करा चुका हूँ। फर्स्ट यूनिट में आप लोगों के ये 2 चैप्टर थे, दोनों मैंने कंप्लीट करा दिए। दोनों वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ भाई ये आप लोगों की सेकंड यूनिट है। सेकंड यूनिट में भाई आप लोगों का ये फर्स्ट चैप्टर है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। तो ये फर्स्ट चैप्टर जो है संयुक्त राष्ट्र संघ वाला, इसे भी मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। इसका भी लिंक जो है आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम इसका सेकंड चैप्टर करने वाले हैं और आज से कुछ दिन बाद में आप लोगों को इसका थर्ड चैप्टर भी बहुत जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा। और बात करें भाई यहाँ पे आप लोगों की थर्ड यूनिट की, तो इसमें भी भाई आप लोगों के 3 चैप्टर जो है दे रखे हैं, जो मैं आप लोगों को बहुत जल्दी प्रोवाइड करा दूँगा, कंप्लीट करा दूँगा। और भाई अब आप लोगों के कोई डाउट्स वगैरह आए इस चैप्टर के पढ़ने के बाद, तो आप जो है मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो अप करके यहाँ पे अपने डाउट जो है क्लियर अप कर सकते हैं अपने किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग। तो आप मुझे यहाँ पे फॉलो अप करके अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाइएगा। चलिए अब चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँ मैं आप लोगों को, इस सब्जेक्ट के भाई कंप्लीट नोट्स जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रेडी है। उन दोनों नोट्स का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोगों को। आप वहाँ से जो है नोट्स ले सकते हैं। नोट्स बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आप लोगों को यही नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में। तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो भाई चैप्टर स्टार्ट करवाने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा। हम लोगों ने जो डिसिप्लिन हिस्ट्री सब्जेक्ट है बीए प्रोग्राम 6 सेमेस्टर का, उसे भी पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। उनकी वीडियोस का भी लिंक जो है, उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप हिस्ट्री जो है वो भी पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं भाई आप लोगों के चैप्टर की। तो आप लोगों को पता ही है आप लोगों की यूनिट जो है ये सेकंड है और आप लोगों का चैप्टर जो है ये भी यूनिट 2 का सेकंड चैप्टर है। तो इस चैप्टर का भाई आप लोगों का नाम क्या है? विश्व व्यापार संगठन, बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर राष्ट्रीय कंपनियां। यानी कि भाई इस पूरे चैप्टर में हम ब्रेटन वुड्स प्रणाली वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, विश्व व्यापार संगठन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि WTO का आपने नाम सुना होगा, इसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ आपने विश्व बैंक का नाम सुना होगा, तो हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, आप लोगों को डीप में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा स्टेप बाय स्टेप। चलिए भाई, तो फर्स्ट हेडिंग है हमारी भाई आप लोगों की ब्रेटन वुड्स प्रणाली। तो भाई अब ये ब्रेटन वुड्स प्रणाली है क्या, मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो भाई, मैंने आप लोगों को पिछले चैप्टर में बताया था आप लोगों के 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं अब तक। पहला विश्व युद्ध जो हुआ था आप लोगों का, वो हुआ था 1914 से 1918 के बीच में। और जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था आप लोगों का, वो हुआ था 1939 से 1945 के बीच में। तो भाई ये जो हमारा ये दूसरा विश्व युद्ध जब खत्म हुआ ना, तो इससे बहुत ज़्यादा तबाही मच गई थी बहुत सारे देशों में। अब ऑब्वियस सी बात है भाई, युद्ध हो रहा है और वो भी इतने बड़े लेवल पे, पूरे विश्व लेवल पे युद्ध हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है भाई तबाही तो बहुत ज़्यादा होगी। तो इस तबाही के संकट से ही बचने के लिए, यानी कि तबाही से जो नुकसान वगैरह हुआ उस नुकसान से लड़ने के लिए ही भाई ब्रेटन वुड्स प्रणाली जो है इसकी शुरुआत हुई थी, इसकी नींव रखी गई थी द्वितीय विश्व युद्ध के ख़त्म होने के बाद ही। अब वो कैसे भाई? तो हुआ क्या भाई, अगस्त 1944 में क्या हुआ, अमेरिका का एक शहर है न्यू हैम्पशायर, और इस शहर में भाई एक ब्रेटन वुड्स नाम की भाई जगह है। तो वहाँ पे एक प्रोग्राम रखा गया है, एक सम्मेलन रखा गया। अब क्यों रखा गया था सम्मेलन? मैंने आप लोगों को बताया, वो जो तबाही मची थी ना, उसके ऊपर बातचीत करने के लिए भाई जो है, उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए कि भाई तबाही से कैसे निपटा जाए, इस वजह से ये सम्मेलन रखा गया। तो इस प्रोग्राम में भाई टोटल कितने 44 देश के लोग जो है इसमें आए थे, यानी कि 44 देशों ने इसमें भाग लिया था। और 44 देश के टोटल कितने लोग आए थे इसमें? 720 लोग आए थे, 720 प्रतिनिधित्व आप बोल सकते हो। तो ये जो ओवरऑल सम्मेलन हुआ है भाई, इसी को हम बोलते हैं ब्रेटन वुड्स प्रणाली। अब हुआ क्या इसके बारे में थोड़ा और डीप में पढ़ेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिलहाल के लिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा ब्रेटन वुड्स प्रणाली क्या है। यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो भी तबाही मची थी उससे निपटने के लिए एक प्रोग्राम किया गया, एक सम्मेलन किया गया भाई 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर शहर के ब्रेटन वुड्स जगह नाम है इस जगह पर, जिसमें भाई कितने 44 देशों ने भाग लिया था। और इस वजह से ही इसको क्या कहा जाता है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहा जाता है, क्योंकि भाई ये ब्रेटन वुड्स जो है इस नाम की जगह पे हुआ था। और इस सम्मेलन का भाई मोटिव क्या था, इस सम्मेलन का पर्पस क्या था, ये प्रोग्राम रखा ही क्यों गया था, मैंने आप लोगों को बता दिया। जो द्वितीय विश्व युद्ध से भाई बहुत सारी विश्वव्यापी संकट हो रहा था या तबाही वगैरह मची थी, उससे भाई जूझने के लिए, उससे लड़ने के लिए जो है इस सम्मेलन को रखा गया था, ये सम्मेलन हुआ था। अब भाई ये जो सम्मेलन है ना,
इसे भाई ऑफिशियल तौर पे यानी कि ऑफिशियली इसे भाई इसका दूसरा नाम भी है। ऑफिशियली अगर इसका कोई नाम पूछे आपसे तो आप बताओगे इसका ऑफिशियली नाम जो है वो है संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन। ये इसका ऑफिशियल नाम है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का। अब इसके ऑफिशियल नाम से देखो भाई एक चीज़ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन। मौद्रिक यानी कि मुद्रा वगैरह से रिलेटेड और वित्तीय यानी कि पैसे वगैरह से रिलेटेड। यानी कि ये जो सम्मेलन था तो पैसे वगैरह से रिलेटेड होना चाहिए था और मुद्रा वगैरह से रिलेटेड होना चाहिए था। इसका नाम तो भाई ऐसे ही बता रहा है हमें, जबकि मैंने ऊपर आप लोगों को पढ़ाया है कि भाई इस सम्मेलन में सिर्फ बातचीत की गई थी कि हम जो है कैसे निपटान करें, वो जो नुकसान हुआ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उससे कैसे जो है उसका जूझे, उसका हल कैसे निकाले, उसका सॉल्यूशन कैसे निकाले। तो देखो भाई बातचीत वगैरह तो हुई थी और सॉल्यूशन वगैरह भी सब निकाली। अब सॉल्यूशन जो निकाले तो वो सॉल्यूशन किससे हो सकता है? वो भाई पैसों की वजह से ही तो हो सकता है, वो मुद्रा की वजह से ही तो हो सकता है। इस वजह से इसका नाम भी जो है क्या पड़ा, संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन। और इसी सम्मेलन के तहत भाई क्या हुआ, जो आप पढ़ोगे ना अभी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पढ़ोगे, आप WTO पढ़ोगे, विश्व बैंक पढ़ोगे, ये जो तीनों संस्थाएं भाई इसी सम्मेलन के परिणाम के द्वारा ही स्थापना की गई है। इन तीनों सम्मेलन, इन तीनों एजेंसीज की कह सकते हो या तीनों संगठनों की आप कह सकते हो। तो भाई मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ है इसे हम ऑफिशियली क्या कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन भी कहते हैं। क्यों? साफ सीधा सा रीज़न है भाई, क्योंकि जो तबाही वगैरह हुई थी उसका सॉल्यूशन किस चीज़ से निकल सकता है, पैसों वगैरह से ही तो निकल सकता है। तो पैसों वगैरह के लिए भाई क्या करें, इन लोगों ने 3 डिपार्टमेंट बना दिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत। वो 3 डिपार्टमेंट कौन कौन से थे भाई? एक था तुम्हारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, दूसरा है भाई आप लोगों का विश्व बैंक और तीसरा है आप लोगों का WTO। और ये जो 3 संस्थाएं आप पढ़ोगे ना, ये जो 3 संस्थाएं आप देख रहे हो, ये तीनों जो लिख रखी है मैंने, ये तीनों संस्था को मिलाकर ही हम क्या बोलते हैं, ब्रेटन वुड्स प्रणाली। क्योंकि भाई ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत ही तो इन तीनों को जो है बनाया गया था, इस वजह से इन तीनों को मिलाकर एक साथ बोला जाता है ब्रेटन वुड्स प्रणाली। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज जो है बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। चलो भाई अब देखते हैं हम अपनी नेक्स्ट हेडिंग। अब हम स्टेप बाय स्टेप सारा पढ़ेंगे, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। उससे पहले भाई मैं आप लोगों को ये जो लिखा हुआ है इसे और पढ़ा दूँ। देखो भाई जो 3 संस्थाएं मैंने बताया ना, 3 संस्थाएं कौन कौन सी बनाई गई भाई ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत? पहली थी तुम्हारी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसका नाम भाई मुद्रा के लेन देन को सुचारू ढंग से देख रेख करना था। अब ये जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है ना भाई, इसका काम ही यही है कि पूरे विश्व में जो पैसों का, मुद्रा का जो लेन देन होता है ना, उसको अच्छे से देख रेख करना, ये इसका काम है। बाकी डीप में भाई आगे पढ़ेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी संस्था भाई कौन सी बनी थी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत? वो थे तुम्हारी भाई अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, जिसको विश्व बैंक भी कहा जाता है। भाई विश्व बैंक को जो उसका पूरा नाम है ना विश्व बैंक का, वो तो ये है ऑफिशियली जो नाम है, लेकिन हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, विश्व बैंक कहते हैं। और विश्व बैंक भाई क्यों बनाया गया था? ताकि भाई जो सदस्य देश हैं, यानी कि जो भी जितनों भी देशों में तबाही वगैरह मची है, नुकसान वगैरह हो रहा है, उनकी अर्थव्यवस्था को सुधारा जा सके, वहाँ के सिस्टम को, वहाँ के पैसों के सिस्टम को अच्छा बनाया जा सके। अब जो तीसरा जो डिपार्टमेंट बनाया गया था, या आप इसे भाई संगठन कह सकते हो, वो था आप लोगों का भाई जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जिसे आप गैट बोलते हो। और ये गैट ही भाई आगे चल के जो है आप लोगों का WTO बन गया था, यानी कि विश्व व्यापार संगठन जो है बन गया था। यानी कि जब शुरू में इसे बनाया गया था तब इसका नाम था गैट, लेकिन आगे चलकर जो है इसका नाम चेंज कर दिया गया, WTO कर दिया गया। और इसमें कुछ बदलाव भी है, वो सब चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। और इसका काम क्या था भाई? इसका काम साफ सीधा सा था, पूरे विश्व में जो रोजगार है, व्यापार वगैरह, उसके लिए कायदे कानून नियम वगैरह बनाना, उसको अच्छे से देख रेख जो है करना। तो अब भाई इस पूरे चैप्टर में यही पढ़ेंगे हम, तीनों एजेंसीज कह सकते हो आप, संगठन कह सकते हो या डिपार्टमेंट कह सकते हो। इन तीनों के बारे में आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं डीप में। तो सबसे पहला है भाई हमारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो भाई ये चीज़ तो मैंने आप लोगों को बता दी। जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, इसको जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन था ना, इसी के द्वारा जो है बनाया गया था, इसी के तहत जो है बनाया गया था। जब सम्मेलन हो रहा था तभी डिसाइड हो गया था भाई हम 3 डिपार्टमेंट बनाएंगे, उनमें से एक कौन सा था? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। और कब बनाया गया था आपसे कोई पूछे तो 1944 आप बोल सकते हो। अब भाई इसका एक मुख्यालय है, मुख्यालय यानी कि आप मेन हेड ऑफिस कह सकते हो। तो वो कहाँ पे मेन हेड ऑफिस भाई इसका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का?
या आप लोगों का वॉशिंगटन। वॉशिंगटन कहाँ है भाई? अमेरिका में है वॉशिंगटन। तो यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। और भाई इसमें आज के टाइम पे देखेंगे हम तो आप लोगों का 189 देश जो है वो जुड़े हुए हैं इसमें। पहले के टाइम पे इतने नहीं थे, लेकिन आज के टाइम पे भाई इसमें टोटल 189 देश जो हैं वो जुड़ चुके हैं अभी तक। इसका उद्देश्य क्या है भाई? इसका उद्देश्य है जो विश्व में देश है ना, जो जितने भी देश इसमें जुड़े हुए हैं, इन सब के बीच आर्थिक सहयोग करना। यानी कि ये सारे देश जो हैं एक ऐसा इनके बीच में सिस्टम बनाना ताकि ये देश जो है सारे एक दूसरे की हेल्प करें आर्थिक रूप से, यानी कि पैसों से के लेन देन में जो है एक दूसरे की हेल्प करें ये लोग। साथ ही साथ और क्या काम था भाई इसका और काम था भाई जो जन सुविधाएं जो होती हैं, यानी कि जो आम जनता थी ना इन सारे देशों की, इनके लिए भाई जो आम जनता के लिए जो सुविधा वगैरह प्रोवाइड कराने के लिए क्या करता है, ये काम करता है, एक मंच वगैरह जो है प्रोवाइड कराता है इन सारे देशों को, ताकि इन सारे देशों का विकास हो सके, यहाँ की जनता का विकास हो सके। चलो भाई आगे देखते हैं। आगे है भाई ये जो आप लोगों का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है ना, इसको चलाया कैसे जाता है, इसका संचालन कैसे होता है। तो इसको चलाने के लिए भाई एक बोर्ड बनाया गया है जिसको हम कह सकते हैं बोर्ड ऑफ गवर्नेंस। यानी कि भाई इसमें क्या करा, इसे चलाने के लिए एक सिस्टम बना दिया जिसका कोई एक लीडर होगा, फिर उसके अंडर में भाई वो सारे बंदे जो है काम करेंगे, उसकी बातें जो है वो सारे बंदे मानेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा भाई एक कंपनी वगैरह फैक्ट्री वगैरह में भी होता है, या आप अपने स्कूल में भी देखोगे एक प्रिंसिपल होता है ना, वो हेड होता है, फिर उसकी बात जो है सारे टीचर्स को माननी पड़ती है, उसके छोटे छोटे लेवल, मतलब स्टेप बाय स्टेप काम चलता है। तो इसी टाइप से भाई यहाँ पे भी क्या है, एक बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की जो है स्थापना कर दी। अब इस सिस्टम में क्या हुआ करता था, इस सिस्टम में क्या आता था भाई, जो हर सदस्य देश था, यानी कि जितने भी 189 देश थे ना इसमें, तो उन सब में से भाई एक गवर्नर चुन लिया जाता था, यानी कि एक मेन हेड बंदा चुन लिया जाता था, और एक वैकल्पिक गवर्नर चुन लिया जाता था, यानी कि वाइस हेड आप बोल सकते हो, एक वो चुन लेते थे ताकि ये बंदा कभी हेड जो है ये छुट्टी पे हो तो ये दूसरा वाला काम कर सके। अब ये जो भाई इसका बोर्ड है ना, बोर्ड ऑफ गवर्नेंस, या आप इसे बोल सकते हो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो इस बोर्ड में अगर आज के टाइम पे देखें तो भारत ने क्या करा है, बहुत ज़्यादा विशेष यानी कि स्पेशल स्थान जो है प्राप्त कर लिया है, यानी कि थोड़े ऊंचे लेवल पे आ चुका है भारत इस बोर्ड के अंदर। या इनडायरेक्टली कहें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का जो लेवल है वो बढ़ चुका है, और इससे क्या है भाई, भारत का पूरे जो अंतर्राष्ट्रीय यानी कि पूरा विश्व लेवल पे जो है वो भी लेवल बढ़ गया है, यानी कि वाहवाही एक तरीके से हुई है भारत की। अब यहाँ पे भाई एक बात और ध्यान रखना कि जब तक भाई क्या है, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है ना, अगर कोई देश जब तक इसका सदस्य नहीं बनता, यानी कि इसमें नहीं जुड़ता अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में, तब तक भाई उसे विश्व बैंक जो है ना, हमारा विश्व बैंक, जिसे हम भाई दूसरा नाम जो है विश्व बैंक का वो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, इसे हम शॉर्ट में विश्व बैंक भी कहते हैं। तो तब तक भाई इसमें भी क्या है, जोड़ा नहीं जाएगा उस देश को, जब तक वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में नहीं जुड़ेगा, यानी कि पहले उसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में जुड़ना पड़ेगा, फिर जाके उसे विश्व बैंक में जगह मिलेगी, अदरवाइज उसे कहीं भी जगह नहीं मिलेगी। चलो भाई अब देखते हैं आप लोगों के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के जो काम है वो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। मैंने बहुत शॉर्टली लिख रखे हैं यहाँ पे काम, बट मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, और पेपर में ईजिली आप अगर ये शॉर्ट को थोड़ा सा भी अगर एक्सप्लेन करके लिखोगे तो ईजिली आप लोगों को नंबर मिल जाएंगे। तो मैं आप लोगों को अच्छे से बताता हूँ क्या है इनके काम सारे। और एक चीज़ और भाई, पेपर में अगर आप लोगों से पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में कुछ भी पूछे आप लोगों से, तो भाई सबसे पहले तो ब्रेटन वुड्स प्रणाली जो है इसे एक्सप्लेन करना थोड़ा सा, फिर आप लोग अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पे आना, और फिर जाके जो है आप लोग जो है इसका कार्य वगैरह बताना। ये एक अच्छा तरीका होता है एक अच्छे आंसर को लिखने का। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को जो पूछा गया है डायरेक्ट सिर्फ आप वही आंसर दोगे, नहीं, उससे थोड़े रिलेटेबल भाई स्टोरीज वगैरह भी आप लोगों को बतानी पड़ती है, तभी तो आप लोग 4 से 5 पेज भर पाओगे ग्रेजुएशन लेवल पे। अदरवाइज तो भाई कंटेंट जो है वो बहुत ही सिकुड़ सा जाता है अगर आप इतना कम लिखोगे तो आप काम देख लेते हैं भाई, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं इसके काम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के। तो पहला काम है भाई इसका, जो भी देश आर्थिक रूप से कमजोर है ना, यानी कि जो देश गरीब है ना, उसकी इकोनॉमी वगैरह बहुत बिगड़ी हुई हालत में, तो उसकी भाई मदद करता है। पहला काम तो ये है इसका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का। मदद कैसे करता है भाई, ये पैसे वगैरह देता है, जो फंड वगैरह इकट्ठा हुआ है सभी देशों से, ये क्या करता है, फंड वगैरह लेता है, ठीक है। अब वो जो फंड वगैरह इकट्ठा हुआ है ना, तो उस फंड का यूज क्या करता है, इन ऐसे गरीब देशों की हेल्प करने में ये करता है, ताकि भाई वो भी जो है विकास कर सके, तरक्की कर सके, क्योंकि भाई इंसान तो वहाँ भी रहते हैं
उनकी भी तो तरक्की होना ज़रूरी है। और भाई दूसरा काम क्या है इसका, दूसरा काम है जितने भी इसके 189 जो देश जुड़े हुए हैं इसमें, वो उसको क्या करता है, उन देशों के जो बैंक होते हैं ना, जो राष्ट्रीय बैंक होते हैं, यानी कि देश के लेवल के जो बैंक थे, इन सारे देश के जो देश लेवल के जो बैंक होते हैं, यानी कि बड़े बैंक जो होते हैं, उनको सलाह देता है। सलाह यानी कि इन्हें भाई कुछ कायदे कानून नियम वगैरह जो है वो बताता है कि भाई तुम्हें ये चीज़ ऐसे करनी चाहिए, ये चीज़ ऐसे नहीं करनी चाहिए, ये चीज़ करोगे तो ये बेनिफिट है, ये चीज़ करोगे तो ये बेनिफिट है। तो ऐसे करके भाई एडवाइस देता है, सलाह वगैरह देता है, ताकि उनका और अच्छे से विकास जो है वो हो सके। तीसरा काम क्या है भाई इसका, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को प्रोत्साहन करना, यानी कि बढ़ावा देना। प्रोत्साहन मतलब बढ़ावा देना। अब ये अंतर्राष्ट्रीय जो मौद्रिक सहयोग है, यानी कि आर्थिक रूप से जो भाई एक देश दूसरे देश की हेल्प करता है, आपने देखा होगा जैसे फॉर एग्जांपल अभी भाई टर्की वगैरह पे जो है भूकंप वगैरह आए हुए थे, तो भारत ने भी हेल्प करी, साथ ही साथ और सारे देशों ने जो है वो भी हेल्प करी। तो इस जो ये जो हेल्प होता है ना, फाइनेंशियली हेल्प जो होती है, मौद्रिक हेल्प जो होती है, तो इन सबको और ज़्यादा बढ़ावा देना, इसको और ज़्यादा प्रोत्साहित करना, ये भी एक इसका काम है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का। नेक्स्ट पढ़ते हैं भाई, अगला काम है भाई इसका जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, यानी कि विश्व के लेवल पे जो व्यापार करते हैं ना, एक देश दूसरे देश के साथ जो व्यापार करते हैं, इनको क्या करता है, इनको बैलेंस करने की कोशिश करता है और इनका विकास जो है बैलेंस तरीके से करता है, यानी कि सब काम जो है ठीक तरीके से करें, यानी कि व्यापार ठीक तरीके से करें, इसको बैलेंस करने की कोशिश करता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। साथ ही साथ भाई क्या करता है, ये जो विनिमय दर होती है, यानी कि एक्सचेंज रेट इंग्लिश में आप बोल सकते हो, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। जैसे आप एक देश से किसी दूसरे देश में अगर चीज़ें भेज रहे हो तो भाई टैक्स वगैरह लगता है ना, तो इसे आप विनिमय दर या एक्सचेंज रेट बोल सकते हो। तो टैक्स वगैरह जो है इन सब का भी ध्यान रखता है, इन्हें बताता है, इनको लिमिट्स में रखने की कोशिश करता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी देश कितनी भी लगाया जा रहा है, तो इन सबको कंट्रोल में रखने की कोशिश करता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अगला काम क्या है भाई अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का, अगला काम है भाई, अगर मान लो किसी भी देश में जो 189 देश हैं इसमें शामिल, अगर इनमें से किसी देश में आर्थिक संकट आ जाए, यानी कि पैसों की बहुत तंगी हो जाए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीबी आ जाए, फॉर एग्जांपल जैसे आज के टाइम पे पाकिस्तान में हो रही है, कुछ टाइम पहले भाई श्रीलंका में हो रही थी, तो इस टाइप से आर्थिक तंगी आ जाए, तो ये क्या करता है, उसकी मदद करता है उस देश की। वो कैसे भाई, ये ब्याज मतलब ऋण देता है उसे, ऋण मतलब कि पैसे वगैरह देता है, कर्ज देता है, ताकि वो देश जो है क्या कर सके, अपना विकास कर सके, दोबारा से उठ सके। छठा पॉइंट देखते हैं भाई, अगला काम क्या है भाई अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का, अगला काम है भाई जो सदस्य देश है ना, इसमें जितने भी मतलब 189 देश आपने पढ़े हैं कि इसमें 189 देश जुड़े पड़े हैं अभी तक, तो भाई ये जो देश हैं इन सबको तकनीक की सहायता प्रदान करता है, यानी कि टेक्नोलॉजी वगैरह जो है वो प्रोवाइड कराता है। अब वो क्यों, क्योंकि भाई ये देश जो है, अगर मान लो कोई गरीब देश है इनमें से, तो उसके पास टेक्नोलॉजी की कमी होगी, उसके पास भाई ट्रेनिंग वगैरह की कमी होगी, तो उन्हें टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराता है, उन्हें ट्रेनिंग देता है, प्रशिक्षण देता है, ताकि वो देश जो है अपना विकास कर सके और तरक्की कर सके और बाकी देशों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल सके। अगला काम क्या है भाई इसका, अगला काम है जो एक्सचेंज प्रतिबंध होते हैं ना, यानी कि विनिमय प्रतिबंध, यानी कि एक देश से दूसरे देश में अगर चीज़ें भेज रहे हैं, तो जो भी रिस्ट्रिक्शंस होती है, यानी कि टैक्स वगैरह हो सकता है या कोई कानून वगैरह हो सकती है या लॉ वगैरह कुछ भी जो उस देश ने बनाए हैं, तो इन सबको भी भाई कंट्रोल करने की कोशिश करता है। ऐसा नहीं है कि मान लो किसी देश ने एक कानूनी बना दिया कि भाई तुम आ ही नहीं सकते, बहुत ज़्यादा टफ कानून बना दिया, उनके देश में जा ही नहीं सकते व्यापार वगैरह करने, तो इन सब चीज़ों को भी जो है कंट्रोल में रखने की कोशिश करता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। साथ ही साथ भुगतान प्रणाली जो होती है, यानी कि पैसों का जो लेन देन होता है ना एक देश से दूसरे देश में, इस चीज़ को भी आसान बनाने की कोशिश करता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। आठवां पढ़ते हैं भाई, दुनिया भर में गरीबी को कम करने के लिए भी प्रयास करता है ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। और अभी तक भाई हमने जितने भी काम पढ़े हैं वो सारे काम किस वजह से ही हो रहे हैं, ताकि भाई गरीबी कम हो सके। जो 189 देश हैं उन सब में जो गरीबी वगैरह हैं, गरीब लोग हैं, उनका विकास हो सके और वहाँ की गरीबी जो है ख़त्म हो सके। तो इस वजह से ये सारे काम रिलेटेड इस चीज़ से करते हैं 8वें पॉइंट से। तो आई होप आप लोगों को जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या चीज़ है, और उसके काम वगैरह जो है वो भी अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। बढ़ते हैं भाई, आप लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आप लोगों का विश्व बैंक। अब ये जो भाई विश्व बैंक है ना आपका, ये एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। वित्तीय मतलब होता है भाई पैसों से रिलेटेड, और नाम ही भाई इसका विश्व बैंक है। और बैंक ऑब्वियस सी बात है, बैंक का काम ही यार पैसों से रिलेटेड होता है, तो ये विश्व लेवल का एक तरीके का बैंक है। और साथ ही साथ भाई ये जो अभी हमने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ऊपर पढ़ा है ना, इसका एक तरीके से साझेदार संगठन कह सकते हो।
मैंने आप लोगों को ऊपर पढ़ाया भी था कि अगर किसी देश को विश्व बैंक में जुड़ना है या विश्व बैंक के साथ जुड़ना है तो उसे पहले क्या करना पड़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में जुड़ना पड़ेगा, तभी वो विश्व बैंक में जुड़ पाएगा, अदरवाइज उसे जुड़ने नहीं दिया जाएगा। तो इस वजह से ये जो विश्व बैंक है ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का एक तरीके से साथ का संगठन है, यानी कि इन दोनों के काम जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ये एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं। अब जैसे भाई हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष था इसकी भी शुरुआत ब्रेटन वुड्स प्रणाली के तहत हुई थी, सेम एज इट इज भाई विश्व बैंक की शुरुआत भी 1944 में ब्रेटन वुड्स प्रणाली के तहत ही की गई थी। तो आप लोगों से कोई पूछे इसकी स्थापना कब हुई थी तो आप लोगों को यही बताना है भाई इसकी स्थापना जो है वो 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान जो है की गई थी। लेकिन इनने काम करना भाई 1944 में स्टार्ट नहीं करा था, वो इसने करा था भाई जून 1946 में काम करना स्टार्ट करा था, यानी कि स्थापना तो इसकी भाई 1944 में ही हो गई, लेकिन काम करना इसने कब स्टार्ट करा, 1946 में। भाई कुछ रही होगी प्रॉब्लम तो वो आप लोगों को नहीं पढ़ाई गई और ना ही मेरे को पता। चलो भाई आगे देखते हैं। अब ये जो भाई विश्व बैंक है इसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है, वो दूसरा नाम क्या है भाई इसका, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था, इसे हिंदी में बोल सकते हैं आप अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। तो ये इसका ऑफिशियली नाम है, बट नॉर्मली इसे हम बोलते हैं विश्व बैंक। अब इसका मुख्यालय कहाँ पे है भाई, मुख्यालय यानी कि मेन हेड ऑफिस कहाँ पे है, ये भी भाई आप लोगों का वॉशिंगटन डीसी में है जो अमेरिका में है। अब इसमें भी भाई जो देश जुड़े हुए हैं वो इसमें भी भाई 189 देश जो है जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ भारत भी जो है वो भी एक इसका सदस्य देश है। और आपने ऊपर पढ़ा था कि भाई जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष था उसमें भी 189 देश ही जुड़े हुए थे और भारत उसका भी सदस्य देश है। ऑब्वियस सी बात है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया ही था, जब तक हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य नहीं बनेंगे तब तक हम विश्व बैंक के सदस्य भी नहीं बन सकते। चलो अब बढ़ते हैं अपना आगे। अब भाई आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि इसका भाई मेन उद्देश्य क्या है, मेन पर्पस क्या है, क्यों बनाया गया था भाई विश्व बैंक को। तो इसके नाम से समझ में आता, ऑफिशियल जो नाम था इसका वो पुनर्निर्माण और विकास बैंक करके था ना नाम। तो पुनर्निर्माण यानी कि जो देश वगैरह डूब गए थे भाई द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, खत्म से हो गए थे, उनको दोबारा से उठाना, उनका दोबारा से निर्माण करना, ये इसका मेन उद्देश्य था। उनका विकास करना ये इसका मेन उद्देश्य था, उनको आर्थिक सहायता देना ये इसका मेन उद्देश्य था। साथ ही साथ और क्या उद्देश्य था इसका, और भाई इसका उद्देश्य था जितने भी सदस्य देश है ना, 189 सदस्य देश है, इन सबको एक साथ जो है लाना, यानी कि पूरे सब देशों को एक दूसरे के साथ जोड़ना, ताकि भाई ये सारे देश जो है आपस में क्या कर सके, एक दूसरे की हेल्प कर सके। और एक और इसका मेन उद्देश्य है वो क्या है भाई, जो जितने भी देश हैं इन सब की गरीबी को ख़त्म करना इसका अगला मेन उद्देश्य था। तो आप लोगों को उद्देश्य समझ में आ चुके होंगे। अब भाई यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है ना और जो विश्व बैंक है, अगर इन दोनों को साथ में बोला जाए तो क्या बोलेंगे इन दोनों को साथ में, ब्रेटन वुड्स जुड़वा। क्योंकि देखा जाए तो भाई ये दोनों क्या है, इन दोनों के काम जो है एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं। तो इस वजह से इनको नाम दिया गया है ब्रेटन वुड्स जुड़वा। तो आई होप आप लोगों को जो विश्व बैंक का बेस था वो पूरा समझ में आ गया होगा स्टेप बाय स्टेप। अब थोड़े काम देख लेते हैं भाई विश्व बैंक के, और पेपर में अगर आपसे कोई पूछेगा कि विश्व बैंक के भाई बारे में बताओ या विश्व बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, तो आप लोगों को सबसे पहले ब्रेटन वुड्स प्रणाली को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना है, फिर आप लोगों को जो अभी बेसिक्स पढ़ाया विश्व बैंक के बारे में ये एक्सप्लेन करना है, और फिर जाके आप काम वगैरह पे आओगे, फिर स्टेप बाय स्टेप काम लिखोगे। तो अब काम देखते हैं भाई। पहला काम है भाई इसका ऋण मुहैया कराना। ऋण मतलब होता है भाई आप लोगों का ब्याज वगैरह पे जो पैसे वगैरह देते हैं ना, उसे हम ऋण कह सकते हैं, या आप इसे सिंपल लैंग्वेज में लोन भी बोल सकते हो। तो भाई इसका पहला काम यही है विश्व बैंक का कि जितने भी देश हैं इसके साथ जुड़े हुए 189 देश, इसको क्या करता है, विकास परियोजनाओं का, यानी कि इनका विकास करने के लिए क्या करता है, लोन वगैरह इन्हें प्रोवाइड कराता है। लोन वगैरह भाई कितने टाइम के लिए, लोन वो 5 से 20 साल तक की अवधि के लिए लोन वगैरह जो है उन्हें प्रोवाइड कराया जाता है। अब लोन कितना प्रोवाइड कराया जाता है तो वो भाई उसके शेयर के ऊपर डिपेंड हो रहेगा, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है या विश्व बैंक है, इन दोनों संस्थाओं में भाई वो कितनी हेल्प करता है वो देश, उसके ऊपर डिपेंड है। उसका 20% जो है उसको ऋण दिया जाएगा, उसका 20% उसे लोन
दिया जाएगा। अगला काम क्या है भाई विश्व बैंक का, जो ऋण के नियम होते हैं यानी कि लोन के जो नियम होते हैं कि भाई लोन तुम्हें कितने टाइम में लौटाना है, फिर कितना उसमें ब्याज लगेगा, उसकी क्या क्या शर्त है, क्या क्या नियम है, वो सब कौन डिसाइड करता है, वो भी आप लोगों का जो है अंतर्राष्ट्रीय या आप विश्व बैंक जो है बोल सकते हो। तो ये विश्व बैंक जो है ये सब कुछ डिसाइड करता है, जो नियम वगैरह जितने भी होते हैं इन सबको यही बनाता है विश्व बैंक। मतलब लोन भी यही देता है और सारे कायदे कानून नियम वगैरह भी उसी हिसाब से यही बनाता है। ऐसा नहीं है कि भाई इन नियमों के लिए कोई अलग डिपार्टमेंट वगैरह बना रखा है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगला काम क्या है भाई विश्व बैंक का, अगला काम है जो ऋण दिया है उसने यानी कि जो लोन उसने प्रोवाइड कराया उस देश को, उसका पुनर्भुगतान करता है। ये पुनर्भुगतान यानी कि भाई वापस भी तो लेना होता है लोन, तो उसको वापस लेने का काम भी इसी का है। अब वापस कैसे लेता है भाई, वो तो कायदे कानून नियम वगैरह जो है उन्होंने बना दिए उस हिसाब से फिर वापस लेने जाएगा। तो वापस भाई या तो फिर उसे आरक्षित मुद्रा में लेना पड़ता है। आरक्षित मुद्रा यानी कि उस देश के पास जो भी पैसा रिजर्व होगा ना वो पैसा ले लेगा, या जिस मुद्रा में ऋण दिया था उसी मुद्रा में वापस ले लेगा। कहने का मतलब ये है, मान लो जो विश्व बैंक है उसने अमेरिकी डॉलर में उसे लोन दिया था, अब उस देश के पास अमेरिकी डॉलर तो नहीं है, कोई और से पैसे जमा है, मान लो भारत के रुपए है उसके पास, भारत के जो पैसे हैं रुपए वो है उसके पास, तो वो क्या करेगा विश्व बैंक, उसके रिजर्व जो होगा ना यानी कि उसके पास जो भी होगा उस वाली मुद्रा में भी ले सकता है, या जिसमें उसने लोन दिया था उसमें भी ले सकता है, यानी कि जो उसने अमेरिकी डॉलर में दिया था तो उसमें भी वापस ले सकता है वो उससे। अगला काम क्या है भाई, अगला काम है इसका जो स्पेशल परियोजनाएं होती है ना, यानी कि विकास करने के लिए कुछ और अच्छी स्पेशल परियोजनाएं होती हैं, तो उस चीज़ के लिए भी क्या करता है, ऋण वगैरह देता है। फॉर एग्जाम्पल भाई आप लोगों का जैसे बांध वगैरह बनाना है कहीं पे, या आप लोगों का राजमार्ग वगैरह बनाना है, या कुछ और स्पेशल चीज़ें बनानी है, साइंटिफिक चीज़ें वगैरह आप लोगों को देश में करनी है और आप लोगों को पैसे वगैरह की ज़रूरत है, यानी कि उस देश को पैसे वगैरह की ज़रूरत है, तो वो विश्व बैंक से जो है लोन ले सकता है, ऋण ले सकता है। तो भाई काम जो है वो इतने ही हैं, ठीक है, और इतने ही इनफ है आप लोगों की पेपर की दृष्टि से, और लिखने की ज़रूरत भी नहीं है और ना ही इसके और काम होते हैं। अब देख लेते हैं भाई इसके उद्देश्य, ये मैं आप लोगों को मेनली ऊपर पढ़ा चुका हूँ, बट फिर भी आप लोगों को यहाँ पे सेपरेटली लिख के पढ़ाया गया है, तो मैं इसे भी फटाफट एक्सप्लेन कर देता हूँ विश्व बैंक के जो भी उद्देश्य हैं, यानी कि पर्पस जो है विश्व बैंक के सारे। तो भाई पहला उद्देश्य तो इसका यही है कि जितने भी सदस्य देश है ना उनको भाई पूंजी वगैरह प्रदान करवाता है, ये मेन उद्देश्य ये है, यानी कि ऋण वगैरह जो है देता है, इसका मेन उद्देश्य ये है। दूसरा उद्देश्य क्या है भाई इसका, दूसरा उद्देश्य ये है भाई जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है ना उसको ये बैलेंस करता है, यानी कि संतुलन बना के रखता है। ऐसा नहीं है कि भाई कोई भी जो देश है वो व्यापार पे व्यापार करके ज़्यादा अमीर होता चला जा रहा है, या वो क्या कर रहा है कायदे कानून नियम वगैरह उसने क्या है व्यापार कर लिया ज़्यादा, अब उसे वो क्या कर रहा है महंगे उस दामों में बेच रहा है, तो ऐसा नहीं कर सकता। ये इन सब कामों पे जो है कंट्रोलेशन करने की कोशिश करता है कौन, विश्व बैंक। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई कि जरूरत से ज़्यादा जो है रेट में वो देश जो है उस चीज़ को बेच रहा है, तो ऐसा नहीं कर सकता। साथ ही साथ कुछ कायदे कानून नियम वगैरह जितने भी आप देखते हो तो उनमें से कुछ जो है वो तो मोस्टली सारे WTO बनाता है, लेकिन कुछ आप लोगों का विश्व बैंक भी बनाता है जो पैसों वगैरह से रिलेटेड होते हैं। और अगला उद्देश्य क्या है भाई इसका, जो विश्व लेवल का व्यापार होता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार करते हैं एक देश से दूसरे देश में जो व्यापार हो रहा होता है, इसको और ज़्यादा बढ़ावा देता है। क्यों, ताकि भाई जो भी गरीब देश हैं वो अपनी तरक्की कर सके और देशों के साथ व्यापार करके। आपने सुना होगा कि भाई भारत जो है जब 1991 से पहले भाई भारत ने क्या है ग्लोबलाइजेशन नहीं अपना रखा था, तो भारत भाई क्या करता था दूसरे देशों के साथ व्यापार ना के बराबर करता था बिल्कुल, और उस टाइम पे भारत भाई एक गरीब देश हुआ करता था, बहुत ज़्यादा खस्ता हालत थी हमारी। लेकिन भाई जब से हमने 1991 में LPG अपनाया है जिसमें से एक ग्लोबलाइजेशन भी है, तब से भाई हमने जो है बाहर की कंट्रियों के साथ व्यापार करना शुरू कर दिया, और आज के टाइम पे आप जानते ही हो भारत की हालत जो है वो पहले से लाख गुना अच्छी जो है सुधर चुकी है। तो इस वजह से ये क्या करता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देता ताकि जो गरीब देश है उनका विकास हो सके। अगला उद्देश्य है भाई इसका सदस्य देशों के लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना, यानी कि जो 189 देश थे इसमें जुड़े हुए, इन सारे देशों के जो भी लोग हैं इन सबके जीवन को और ज़्यादा क्वालिटी वाइज बेहतर बनाना, ये इसका अगला मेन उद्देश्य है। अगला उद्देश्य है भाई मैंने आप लोगों को पर बताया था जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष था, अगर भाई किसी देश में कोई दिक्कत आ जाती है तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या करता है उसे पैसे वगैरह जो है वो आर्थिक मदद देता है। लेकिन विश्व बैंक क्या करता है, ये अगर उस देश को
विकास करना है तो उसे वो तब देता है, यानी कि आर्थिक विकास करना है तब पैसे देता है। विश्व बैंक तब नहीं देता अगर मान लो उस देश में संकट आ गई, तब पैसे नहीं देगा विश्व बैंक, लेकिन अगर उसे कोई विकास वगैरह करना है तब पैसे देगा। आप एग्जाम्पल ले लो अपने लोकल बैंक का भी, अगर मान लो आपकी हालत खस्ता हो जाए बिल्कुल ही, तो आप उनसे लोन लेने जाओगे नॉर्मल बैंक पे, तो क्या वो लोन देंगे आपको? बिल्कुल भी नहीं, साफ साफ मना कर देंगे, कोई हेल्प आप लोगों की नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको तरक्की करनी, कोई बिजनेस वगैरह खोलना है, तो आपको तुरंत भाई वो पैसे प्रोवाइड कराएंगे, बट आप लोगों से कुछ एक सिक्योरिटी वगैरह लेंगे एंड देन वो आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे, यानी कि आप लोगों की इंटेंशन देखेंगे। तो सेम काम है भाई विश्व बैंक का भी। तो भाई यहाँ पे जो है आप लोगों का विश्व बैंक जो है कंप्लीट मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया। अब पढ़ते हैं भाई आप लोगों का आखिरी हेडिंग जो है आप लोगों की, या आखिरी संगठन जो है आप लोगों का, वो है आप लोगों का विश्व व्यापार संगठन, जिसे आप WTO कह सकते हो या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हो। अब ये जो भाई आप लोगों का विश्व व्यापार संगठन है, ये एक विश्व लेवल का संगठन है, यानी कि पूरे विश्व के लेवल का संगठन है। अभी तक हमने 2 और जो पढ़े वो भी पूरे विश्व लेवल के संगठन थे, ठीक है ना। और कुछ देश लेवल के संगठन होते हैं, यानी कि जो देश के अंदर ही सिर्फ कंट्रोल होता है, उनका एक ही देश पे कंट्रोल होता है, लेकिन इनका बहुत सारे देशों पे कंट्रोल है, इस वजह से इन्हें बोला गया है ये अंतरराष्ट्रीय संगठन है। क्लियर भाई। अब ये जो भाई विश्व व्यापार संगठन है, ये भी क्या करता है भाई, इसे क्यों बनाया गया है? ताकि भाई जो व्यापार वगैरह होता है, व्यापार वगैरह से रिलेटेड कायदे कानून नियम वगैरह जो है उन्हें निर्धारित कर सके, उन्हें बना सके। इस वजह से भाई WTO की स्थापना की गई है। अब भाई मैंने आप लोगों को ऊपर ही पढ़ा दिया था कि ये जो आप लोगों का जो अंतर्राष्ट्रीय विश्व व्यापार संगठन है ना, ये गैट का ही पार्ट है, यानी कि गैट हुआ करता था पहले इसका नाम, लेकिन आगे चलकर 1995 में इसका नाम क्या कर दिया गया? WTO कर दिया गया। और गैट की स्थापना मैंने आप लोगों को बताई थी कब हुई थी? 1944 में, जैसे कि आप लोगों की विश्व बैंक की और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ ही हुई थी भाई उसकी भी स्थापना। और गैट का भी मेन काम यही था कि ये भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वगैरह जो है इसको कंट्रोल करता था, लेकिन भाई इसमें कुछ कमियां वगैरह थी। इस वजह से क्या हुआ, जो 1994 है, इसमें भाई एक आप लोगों की समिति बनाई गई, ठीक है। समिति का नाम क्या था भाई? रमाकेश समिति। तो इसमें बातचीत वगैरह हुई कि भाई गैट को WTO में बदल दिया जाए, यानी कि विश्व व्यापार संगठन में बदल दिया जाए। और फिर जाके भाई 1 जनवरी 1995 को जो WTO है वो बन भी गया और उसने अपना जो है काम स्टार्ट भी कर दिया। आप लोगों से भाई अगर कोई पूछे कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, तो आप 1995 बोलोगे, ना कि गैट वाली बात जो है वो लिखोगे। गैट की स्थापना हुई थी 1944 में, बेशक इसी को बदल के आगे किया गया है, बट अगर गैट की कोई पूछे तो आप बोलोगे 1944, और अगर WTO के आपसे कोई पूछे तो आप बोलोगे 1995। और भाई मैं आप लोगों को ये बात तो बता ही चुका हूँ, जो आप लोगों का जो गैट था उसकी जगह ले चुका है ये विश्व व्यापार संगठन, ठीक है। और भाई साथ ही साथ ये दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन है, यानी कि बहुत बड़े लेवल का जो है संगठन है ये WTO। और इसमें टोटल कितने देश है? इसमें 164 देश जो है अभी तक जुड़ चुके हैं। अब इसका भाई मेन काम क्या है, मेन उद्देश्य क्या है? वो भाई इसका यही है कि जो व्यापार होता है ना आप लोगों का, चाहे वो वस्तुओं का हो, सेवाओं का हो, या बौद्धिक संपदा वगैरह का व्यापार हो एक देश से दूसरे देश में, उनकी सुविधा जो है वो प्रोवाइड कराता है, नहीं कि व्यापार को और ज़्यादा ईजी बनाने की कोशिश करता है, बेहतर बनाने की कोशिश करता है। साथ ही साथ जो प्रतिबंध वगैरह होते हैं व्यापार में, यानी कि कुछ देशों ने भाई कुछ कायदे कानून नियम वगैरह बना रखे होते हैं, कोई ज़्यादा टैक्स लगा देता है ताकि व्यापार ना हो पाए, तो इन सब चीज़ों को भी ख़त्म करने की कोशिश करता है ये WTO। अब इसका मुख्यालय भी देख लेते हैं भाई। इसका मुख्यालय जो है, यानी कि मेन हेड ऑफिस जिसे कह सकते हैं आप, तो वो है आप लोगों का जिनेवा में। जिनेवा ये कहाँ पे है भाई? स्विट्जरलैंड में आपका। तो आई होप भाई आप लोगों को बेसिक जो है वो समझ में आ गया होगा WTO का भी। अब इसके भाई उद्देश्य देख लेते हैं। वैसे मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ और आप लोगों को नाम से ही समझ में आ रहा हो क्या उद्देश्य है, फिर भी स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। 6 उद्देश्य यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं। तो पहला उद्देश्य है भाई इसका, जो पूरा विश्व है, हमारा पूरा वर्ल्ड है, इसमें जितने भी लोग रहते हैं उनके जीवन को और ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करता है ये विश्व व्यापार संगठन। अब वो कैसे भाई? तुम खुद सोचो, जब एक देश से दूसरे देश में व्यापार होगा तो ऑटोमेटिक भाई तरक्की होगी। मैंने आप लोगों को भारत का एग्जाम्पल दिया था कि भारत में पहले क्या तरक्की थी? इतनी नहीं थी, लेकिन जब से भाई भारत ने जो है व्यापार करना शुरू करा दूसरे देशों के साथ, तो भारत जो है तब से प्रोग्रेस करता जा रहा है। और आज के टाइम पे
हम सब देखोगे भारत के जो लोग हैं उनके बहुत सारे लोगों के जीवन शैली जो है, जो जीवन जीने का स्टाइल है, वो भी बहुत ज्यादा क्वालिटी वाइज इंक्रीज हुआ है। अगला पढ़ते हैं भाई, अगला क्या उद्देश्य है इसका, ये सेवा के व्यापार को प्रोत्साहन करता है। सेवा के व्यापार मतलब यानी कि एक देश से दूसरे देश में, आपने सुना होगा भाई वस्तु तो आती जाती हैं, सामान आता जाता है, लेकिन सेवा आए जाए, सेवा यानी कि डॉक्टर एक देश से दूसरे देश में जाएं, टीचर एक देश से दूसरे देश में जाएं, इंजीनियर एक देश से दूसरे देश में जाएं, तो ये होता सेवा सेक्टर। तो ये इस चीज को भी ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करता है विश्व व्यापार संगठन। अगला उद्देश्य क्या है भाई इसका, अगला उद्देश्य है भाई अवरोधों को कम करके जो टैक्स मुक्त व्यापार होता है उसको बढ़ावा देता है ये। जैसे कि भाई मान लो एक देश से दूसरे देश में व्यापार करना है, तो बहुत से देश क्या करते हैं, ऐसे कुछ कायदे कानून नियम वगैरह बहुत कैड़े बना लेते हैं, जो दूसरा देश क्या है उनके साथ व्यापार करने में बहुत ज्यादा हिचकिचाता है, या वो बहुत ज्यादा टैक्स वगैरह लगा देते हैं, या मान लो उनका एरिया से इधर उधर से होके जा रहे हो तो वो भाई टैक्स वगैरह बहुत लगा देते हैं। तो इन सब चीजों को कम करने की कोशिश करता है ताकि भाई जो व्यापार जो है वो और ज्यादा अच्छा हो सके, टैक्स मुक्त व्यापार जो है हो सके। तो ये अगला उद्देश्य था विश्व व्यापार संगठन का। अगला है भाई विश्व व्यापार जो संगठन है ने पूरे विश्व में रोजगार को बढ़ाने की कोशिश करता है, रोजगार के जो अवसर होते हैं उन्हें बढ़ाने की कोशिश करता है। ऑब्वियस सी बात है, जब भाई ये व्यापार को बढ़ाने की बात बोल रहा है, तो जब व्यापार बढ़ेगा तो भाई आप लोगों का रोजगार भी बढ़ेगा और उसके अवसर भी बढ़ेंगे, बहुत सारे लोगों को नौकरियां वगैरह जो है मिलेगी। अब मैंने भाई आप लोगों को बताया था कि भाई ये सर्विस के व्यापार को बढ़ावा देता है, साथ ही साथ भाई जो वस्तु होती हैं एक देश से दूसरे देश में जो वस्तुएं आती जाती है उसको भी भाई बढ़ाने की कोशिश करता है ये विश्व व्यापार संगठन। और अगला जो मेन उद्देश्य है इसका, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अच्छा पॉइंट है तो थोड़ा याद रखना, सतत विकास की अवधारणा को मजबूत करने की कोशिश करता है। सतत विकास का मतलब मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में समझाया था, मैं दोबारा से बता देता हूँ, ऐसा विकास करना जो आने वाली पीढ़ियों को भी मिले जिसका फायदा। सिर्फ ऐसा ही नहीं कि अपना विकास करके बैठ जाओ और क्या हो, जो आने वाली पीढ़ी है उनको कुछ मिले ही ना, उल्टा जो संसाधन है वो हमने उनके लिए भी छोड़े ही नहीं, खत्म कर दिए। तो ऐसा विकास ना करना, तो समझ में आ चुका होगा। सतत विकास मतलब ऐसा विकास करना जिसका फायदा आने वाली कई पीढ़ियों को मिलता रहे और पर्यावरण वगैरह को भी कम हानि पहुंचे उससे। तो इस चीज को भी वही मजबूत करने की कोशिश करता है WTO, यानी कि आप लोगों का अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन। अब पढ़ते हैं भाई अपनी नेक्स्ट हेडिंग, वह हमारी WTO की संरचना व निर्णय प्रक्रिया, यानी कि हम पढ़ेंगे कि भाई जो हमारा WTO है इसकी बनावट कैसी है ये पढ़ेंगे, साथ ही साथ इसकी निर्णय प्रक्रिया यानी कि काम धंधे वगैरह को जो एक कंट्रोल करता है, इतने कायदे कानून नियम वगैरह बनाता है, तो इसका भी तो एक प्रोसेस होता होगा, जो इतने सारे काम करता है इन सब चीज़ों का भी तो एक प्रोसेस होता होगा, तो वो सब पढ़ेंगे। अब तो पढ़ते हैं भाई स्टेप बाय स्टेप। अब ये जो भाई आप लोगों का WTO है ये व्यापार वगैरह पे नियम बनाता है, मैंने आप लोगों को बता दिया, और इसमें व्यापार वगैरह पे नियम बनाने वाला एक सर्वोच्च संस्था यानी कि सबसे बड़ी संस्था है व्यापार वगैरह पे कंट्रोल करने वाली। अब इसकी जो बैठक होती है यानी कि जो भाई जो कायदे कानून नियम वगैरह ये बनाता है, रूल वगैरह बनाता है, कंट्रोल करता है, तो इसके लिए ये तो है नहीं, कोई तो बंदे होते होंगे ना जो ये डिसाइड करते होंगे कि भाई ये रूल होना चाहिए, ये कायदा होना चाहिए, इतना टैक्स होना चाहिए। तो क्या होता है, हर कोई देश जो है इसमें अपने देश से एक बंदा भेजता है, एक प्रतिनिधित्व भेजता है, फिर जाके भाई एक बैठक होती है और उस बैठक में डिसाइड होता है ये रूल होना चाहिए, ये ऐसा ऐसा होना चाहिए यहाँ पे। तो ऐसा सारा जो है प्रोसेस चलता है। अब इसकी जो बैठक होती है वो क्या होती है भाई, हर साल में 2 बार बैठक होती है इसकी, और उन बैठकों में मैंने आप लोगों को बता दिया हर देश से क्या होता है, एक ना एक प्रतिनिधित्व आता है। हमने पढ़ा था भाई इसमें कितने देश थे, 164 देश पढ़े थे आई थिंक। तो उन सब देशों से एक ना एक पर्सन जो है यहाँ पे भेजा जाएगा उस देश के द्वारा, फिर यही सारे लोग जो है आपस में बैठ करके डिसाइड करते हैं कि भाई ऐसा ऐसा होना चाहिए। अब साथ ही साथ भाई जो डेली बेस का काम होता है ना, यानी कि रोज का जो काम होता है WTO के अंदर, उसके लिए भाई WTO के और भी पार्ट्स वगैरह जो है बनाए गए हैं, और भी अंग बना दिए गए हैं, यानी कि आप कह सकते हो छोटे लेवल के डिपार्टमेंट और बना दिए WTO के अंदर ही, जिनमें से जो सबसे मेन है वह आप लोगों का सामान्य परिषद। ये एक WTO का डिपार्टमेंट आप कह सकते हो, और इसका मेन काम जो है वो है भाई आप लोगों का व्यापार से रिलेटेड, अगर किसी देश में आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा है या कोई भी दिक्कतें आ रही हैं या जो भी विवाद हो रहा है उन सबको सुलझाता है। साथ ही साथ भाई क्या करता है, जो व्यापार की नीतियां वगैरह होती हैं यानी कि कायदे कानून नियम वगैरह जो बनाता है, उन सब की देखरेख करने का काम भी सारा इसी का ही है, सामान्य परिषद का, इस वाले डिपार्टमेंट का। बाकी भाई और भी मैंने इसकी जो जितने भी
अंग बनाए गए हैं, यानी कि और भी जो छोटे छोटे डिपार्टमेंट बनाए गए हैं, सबका मैंने यहाँ पे नाम जो है दे रखा है। टोटल 5 है, आप इन्हें पढ़ लीजिएगा, याद रखना रख लीजिएगा, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी निर्णय प्रक्रिया देख लेते हैं, यानी कि डिसीजन वगैरह जो है वो कैसे लिया जाता है। अभी मैंने आप लोगों को बताया बैठक होती है साल में 2 बार, वहाँ पे प्रतिनिधित्व आते हैं भाई, आप लोगों के हर देश से कोई ना कोई बंदा आता है, फिर जाके जो डिसीजन वगैरह लिए जाते हैं। और ये जो आप लोगों की बैठक होती है ना, ये आप लोगों की मुख्यालय में होती है, यानी कि मेन हेडक्वार्टर में होती है, ठीक है ना। और मेन हेडक्वार्टर मैंने आप लोगों को बता ही दिया था, ये आप लोगों का जिनेवा में है। अब भाई ये जो बैठक होती है, बैठक में मैंने आप लोगों को बता दिया कि अब कोई डिसीजन लेना हो, इन्हें कोई निर्णय लेना हो, तो वो कैसे लेते हैं भाई। अब हर देश से कोई ना कोई आ गया, तो अब क्या करते हैं, एक ये टॉपिक डिसाइड करते हैं, उस टॉपिक पे भाई बातचीत करते हैं। अगर इन्हें टॉपिक ठीक लगता है तो सब क्या करते हैं, वोट देते हैं अपना अपना। अब फॉर एग्जांपल मान लो अगर डिसीजन लेना हो तो सबका वोट मिलता है और फिर जाके जो उसे अप्लाई किया जाता है। इन केस अगर कोई देश जो है वो भाई अपना वोट दे नहीं रहा, यानी कि वो हमेशा विरोध में वोट दे रहा है, सहमति में दे ही नहीं रहा, जबकि वो अच्छी चीज़ है तो वो विरोध में दे रहा है, वो पक्ष में कभी खड़ा ही नहीं हो रहा, यानी कि साथ खड़ा ही नहीं हो रहा उस डिसीजन के, वो हमेशा विरोध में नेगेटिव वोट दे रहा है। तो ऐसे में क्या किया जाता है भाई, उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया जाता है, यानी कि उस पर रोक लगा दी जाती है कि भाई पैसों का भी ये लेन देन वगैरह जो है नहीं कर पाएगा दूसरी कंट्रियों के साथ। तो आई होप आप लोगों को जो है विश्व व्यापार संगठन जो है पूरा अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब लास्ट हेडिंग देख लेते हैं आप लोगों की, जो भाई आप लोगों की एसओएल की बुक में दी गई थी आई थिंक, तो इस वजह से मैंने आप लोगों की यहाँ पे लिख दी है, तो कि मेरे को लगा थोड़ी बहुत नॉलेज इसके बारे में भी आप लोगों को होनी चाहिए। वैसे क्वेश्चन यहाँ से कोई नहीं बनता है, फिर भी मैं जस्ट आप लोगों को आपकी नॉलेज के लिए पढ़ा रहा हूँ। तो हेडिंग है भाई आप लोगों की गेट से लेकर विश्व व्यापार संगठन तक, यानी कि हमने भाई पढ़ा था कि जो गेट था हमारा, उसको ही मैंने बताया था आप लोगों का जो WTO है, गेट को ही WTO में बदल दिया गया था 1995 में आकर। तो अब यही पढ़ेंगे कि क्या क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर रहा था, वही सब पढ़ेंगे इसके अंदर। अब मैंने आप लोगों को बताया था भाई जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था आप लोगों का, दूसरे विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ था भाई, सभी देशों में, बहुत सारे देशों में मोस्टली में तबाही वबाही सी मच गई थी। अब ऐसे में भाई उन सबसे निपटने के लिए आर्थिक विकास करना जरूरी है, और आर्थिक विकास करने के लिए भाई व्यापार करना जरूरी है। तो ऐसे में भाई सभी देशों ने क्या करा, ये सोचा कि एक विश्व व्यापार की जो है व्यवस्था होनी जरूरी है, यानी कि जो एक देश से दूसरे देश में व्यापार होता है इसका भी कोई एक सिस्टम होना चाहिए, एक व्यवस्था होनी चाहिए। तो इस चीज को लेकर ही भाई क्या करा सभी देशों ने 1947 से 48 में हवाना नाम की जगह है, यानी कि क्यूबा आपने देखा होगा, अमेरिका के पास एक देश है छोटा सा, तो उसकी राजधानी है ये हवाना। वहां पे भाई सम्मेलन किया गया, एक प्रोग्राम रखा गया। किस लिए रखा गया, ताकि भाई विश्व व्यापार व्यवस्था बनाई जा सके और आर्थिक विकास किया जा सके। तो अब इस सम्मेलन में भाई इस प्रोग्राम में कितने देश टोटल शामिल हुए थे, 53 देश जो है टोटल शामिल हुए थे। और इन टोटल 53 देशों ने क्या करा, इस हवाना चार्टर जो है, यानी कि ये जो प्रोग्राम हुआ था इसमें एक फिर भाई दस्तावेज वगैरह तैयार किया गया था, तो उस पर साइन करे थे 53 देशों ने। लेकिन अमेरिका ने भाई इसे बिल्कुल भी नहीं माना। इस वजह से भाई क्या हुआ, उस टाइम पे कोई भी व्यापार जो संगठन था ना, विश्व व्यापार व्यवस्था, ये संगठन कोई भी उस टाइम पे नहीं आ पाई, वरना तो भाई बहुत पहले ही गेट बन जाता और जो तुम्हारा है WTO बन चुका होता बहुत पहले ही। आगे देखते हैं भाई, आगे आप लोगों का बताया गया है कि ये जो आप लोगों का विश्व व्यापार संगठन है ना, इसकी स्थापना भी भाई आप लोगों की ब्रेटन वुड्स प्रणाली के तहत ही हो जाती, तीसरी संस्था के हो गई थी, ठीक है ना। लेकिन ये नहीं हो पाई, क्यों, क्योंकि अमेरिका ने ही नहीं माना भाई, अमेरिका अड़ा रहा कि मैं नहीं मान रहा, इस वाले जो तुमने सम्मेलन वगैरह कराया, इस पे जो हस्ताक्षर वगैरह कराए हैं, इस चीज़ को अमेरिका ने बिल्कुल भी नहीं माना। इसके बाद क्या हुआ भाई, जो गेट बना रखा था, मैंने आप लोगों को बताया था ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत जो गेट बना रखा था, इसका क्या हुआ, 7वां दौर था, यानी कि 7वीं एक तरीके से बैठक कह सकते हो। वो कहाँ पे हुई थी भाई, टोक्यो वगैरह में हुई थी। इसमें बात छिड़ी कि भाई जो गेट है इसमें सुधार करना चाहिए, कुछ जो इसमें कमियां थी उसमें सुधार करना चाहिए, ताकि भाई और सारे देश भी जो है इसमें धीरे धीरे जुड़ सके, इसको मान सके, इसको और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके। लेकिन हुआ क्या भाई, ये जो तुम्हारा ये टोक्यो का 7वां दौर था, इसमें क्या हुआ, इन सारे देशों ने मिलकर ये सोचा कि एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, एक ऐसा भाई संगठन होना चाहिए जिसकी क्या दोबारा जरूरत ही ना पड़े, यानी कि वही जो है एक बार हम बना के छोड़ दे और दोबारा फिर कोई दिक्कत ही नहीं आए। जैसे एक गेट को क्या है, बार बार जो भाई इसमें देश नहीं जुड़ रहे थे, इसमें बहुत सारी कमियां थी, तो ये अब इन्होंने ये सोचा 7वें दौर में कोई एक ऐसी व्यवस्था होनी
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आखिरकार जाके भाई इन लोगों ने जब ये सोचा तो फिर इसके बाद क्या हुआ, 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन जो है उसकी नींव रख दी गई, उसकी स्थापना जो है कर दी गई। तो ऐसे करके भाई ये गेट से लेकर WTO बन गया। तो आई होप आप लोगों को जो है पूरा प्रोसेस समझ में आ चुका होगा, तीनों संस्थाएं अच्छे से समझ में आ गई होंगी और तीनों के अलावा और कहीं से क्वेश्चन जो है आप लोगों को से नहीं पूछा जाता और यह आप लोगों का चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है। अगर भाई आप लोगों को टीचिंग में कुछ कमी लगी हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर टीचिंग पसंद आई है तो मुझे मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबाना और कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताना। आप लोगों के कुछ डाउट हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।